नमस्कार। मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पृथ्वीराज रासो के विविध रूप की चर्चा करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 1 सीसी 4 का अंश है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल की एक प्रमुख रचना है। यह रचना कई दृष्टियों से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह रचना है जिसके माध्यम से आदिकालीन हिंदी के बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। इस कृति के बारे में, यह कृति जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही विवादास्पद भी, क्योंकि इसके कई रूप हमें मिलते हैं और इन रूपों में इसके मूल रूप का निर्धारण करना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसकी जो हस्तलिखित प्रतियां यानी हाथ से लिखी जो प्रतियां प्राप्त हुई हैं, उनके 4 प्रकार के स्वरूप मिलते हैं: वृहद पाठ, मध्यम पाठ, लघु पाठ और लघुतम पाठ। सबसे पहले हम लोग इसके वृहद पाठ की चर्चा करते हैं। वृहद पाठ की प्रतियों के आधार पर ही काशी नागरी प्रचारणी सभा का पृथ्वीराज रासो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने संपादित किया था। हम जानते हैं कि काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी और इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य अनुसंधान का था और बहुत बड़े बड़े ग्रंथों का अनुसंधान कार्य नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हुआ। बहुत ऐतिहासिक भूमिका है इसकी, और विशेषकर डॉक्टर श्याम सुंदर दास की, जिनके नेतृत्व में बहुत सारे कार्य हुए। तो नागरी प्रचारणी सभा ने जिस पृथ्वीराज रासो का संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास से करवाया था, वह संपादन वृहद पाठ की प्रतियों के आधार पर हुआ था और इस पाठ में 69 समय मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो में अध्याय को समय के नाम से विभाजित किया गया है। उदयपुर के राज पुस्तकालय में इस पाठ की कई प्रतियां हैं जो संवत 1750 के बाद की प्रतीत होती हैं। सभा की जिस प्रति के आधार पर यह संस्करण प्रकाशित हुआ है, उसे भी 1750 विक्रम के आसपास का माना जाता है। नरोत्तम स्वामी ने इसे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की रचना माना। यह वृहद पाठ तो है, पर इस प्रति में प्रक्षिप्त अंश बहुत हैं। माना जाता है कि बहुत सारे अंश बाद में जोड़ दिए गए। जैसे इसका अंतिम भाग जो महोबा समय के नाम से है, वह तो निश्चित तौर पर बहुत बाद में जोड़ा गया, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ वह बिल्कुल मेल नहीं खाता। इस पाठ में पृथ्वीराज के कई युद्धों और कई विवाहों का वर्णन है और इसी संस्करण के आधार पर, वृहद पाठ के आधार पर रासो संबंधी विवाद बहुत ज्यादा खड़े हो गए, क्योंकि बहुत सारे तथ्य एक दूसरे के प्रतिकूल लगने लगे। वृहद संस्करण से एक छोटा पाठ है जिसे हम मध्यम पाठ मानते हैं। इसकी भी कुछ प्रतियां मिली हैं, जिनमें 4 प्रमुख हैं। एक लाहौर में है, एक अबोहर में है, एक बीकानेर में है और एक अगर चंद नाहटा के पास से मिली। इनका लिपिकाल 1700 विक्रम के बाद का है। लाहौर वाली प्रति को श्री मथुरा प्रसाद दीक्षित ने प्रकाशित कराया। इसकी छंद संख्या 7000 है और इसमें अध्याय को प्रस्ताव कहा गया, जबकि वृहद पाठ में समय कहा गया था, पर मध्यम पाठ में अध्याय को प्रस्ताव कहा गया है। अगर चंद जब शोध कर रहे थे तो उनको पृथ्वीराज रासो का एक लघुतम पाठ भी मिला।
एक सबसे छोटे पाठ की प्रति मिली है जिसकी छंद संख्या केवल 1300 है तथा लिपिकाल संवत 1667 विक्रम माना जाता है। इसमें जो कथा है वह अध्यायों में विभाजित नहीं है, भाषा लेकिन इसकी प्राचीन है। कुछ विद्वान छोटे पाठ की प्रतियों को मूल रासों का संक्षिप्त रूप मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये जो लघुतम पाठ है यही मूल पाठ है। अन्य पाठों को प्रक्षेपों के कारण विस्तृत होना माना जाता है। डॉक्टर नामवर सिंह ने पृथ्वीराज रासो पर अपना बहुत महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है। उन्होंने अपना शोध कार्य करते हुए लघुतम पाठ की विशेषता की ओर ध्यान आकृष्ट किया और आगे चलकर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो का संपादन भी किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस संबंध में मानते हैं कि रासो के वर्तमान रूप में बहुत ज्यादा प्रक्षेपित अंश शामिल हो गए हैं, पर छोटे पाठ की प्रतियों को भी वह मूल रासों के निकट स्वीकार नहीं करते। उन्होंने पृथ्वीराज रासो के मूल रूप को पहचानने के लिए लोक शैलियों पर ज्यादा ध्यान दिया और कहा कि शायद पृथ्वीराज रासो मूल रूप में शुक शुकी के संवाद के रूप में लिखा गया था। तो जितने अंश उन्हें मिले जो शुक शुकी संवाद के रूप में हैं, उसको उन्होंने मूल रूप माना और उस संवाद की कड़ी तोड़ने वाले जो प्रसंग हैं वह उन्हें प्रक्षिप्त लगते हैं। संवाद की परिधि में जो पाठ है उसकी भाषा भी प्राचीन है। माता प्रसाद गुप्त ने इन चारों पाठों की प्रतियों का सम्यक अनुशीलन, अध्ययन और मिलान करके इसका संपादन किया, जो संवत 270 विक्रम में प्रकाशित हुआ। इस संस्करण में उन्होंने लघुतम पाठ को रासों के मूल पाठ के निकट माना है, पर उसमें भी प्रक्षेप की संभावनाओं की तलाश की है। प्रक्षेपों का निराकरण करके रासों के मूल पाठ को प्रस्तुत करने का प्रयास उन्होंने किया है। यद्यपि लघुतम पाठ की प्रतियों में अध्याय और शीर्षक नहीं है, पर जब माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया तो उन्होंने सुविधा के लिए अपनी ओर से शीर्षक लगा दिया है। माता प्रसाद गुप्त ने अपने संपादित पृथ्वीराज रासो में 12 प्रसंगों को मूल पाठ के रूप में रखा। वो 12 प्रसंग हैं: मंगलाचरण और भूमिका, जयचंद का राजसूय यज्ञ और संयोगिता का प्रेम अनुष्ठान, कैमास वध, पृथ्वीराज का कन्नौज गमन, पृथ्वीराज का कन्नौज में प्राकट्य, संयोगिता परिणय, पृथ्वीराज जयचंद युद्ध पूर्वार्ध, पृथ्वीराज जयचंद युद्ध उत्तरार्ध, पृथ्वीराज संयोगिता का केली विलास, पृथ्वीराज का उद्बोधन, शहाबुद्दीन पृथ्वीराज युद्ध और शहाबुद्दीन पृथ्वीराज का अंत। इन 12 प्रसंगों को माना उन्होंने ये मूल पाठ में शामिल थे और इसलिए अपने संपादित ग्रंथ में उन्होंने इन 12 प्रसंगों को रखा। अब यह कहना कठिन है कि इनमें से कौन सा पृथ्वीराज रासो वास्तविक मूल रूप है। नामवर सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो मूल के निकट है, पर यह बहुत संक्षिप्त है, अति संक्षिप्त है। माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित पाठ भी भाषा की दृष्टि से उसके मूल पाठ के सर्वाधिक निकट है। संभव है कि डॉक्टर गुप्त ने पाठालोचन की काट छांट में कुछ मूल अंशों को भी प्रक्षिप्त मानकर अलग कर दिया हो, पर जो अंश उन्होंने अपने पाठ में रखे हैं वह मूल पाठ का हिस्सा लगते हैं। अतः अध्ययन, शोध आदि की दृष्टि से यह दोनों पाठ अर्थात नामवर सिंह द्वारा संपादित पृथ्वीराज रासो एवं
माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित पृथ्वीराज रासो युक्ति संगत प्रतीत होते हैं। लगता है कि ये इन दोनों विद्वानों द्वारा संपादित पृथ्वीराज रासो हमें मूल पृथ्वीराज रासो के निकट ले जाता है। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो के विविध रूपों से हमने परिचय स्थापित किया। आशा है हमारे विद्यार्थी मित्र इन रूपों से परिचित हुए होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोगों को नामवर सिंह एवं हजारी प्रसाद द्वारा संपादित संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो का अध्ययन करना है। आगे हम लोग उस प्रति के आधार पर ही पाठ्यक्रम के अनुसार पृथ्वीराज रासो का अध्ययन करेंगे। आशा है आपको यह संवाद अच्छा लगा होगा। आपके सहयोग के लिए, आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।